हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। तेलंगाना में यूपी के सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद विधानसभा में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर केसीआर पर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। यह सरकार सभी जाति को उनके हकों से वंचित करती है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा करिए, इसका लाभ ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को मिलेगा। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासतदानों में हलचल तेज हो गई और उनका कहना है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद बीजेपी ने तो ये साफ कर दिया कि 2024 चुनाव की रणनीति क्या होने वाली है। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा। तो देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है और जिस तरह से वहाँ तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर सियासत हो रही है, ऐसे में सीएम योगी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं मुस्लिम आरक्षण जो है वो नहीं लागू होने दिया जाएगा। जो बाबा भीम राव अंबेडकर ने जो संविधान में दिया है उसके हिसाब से काम होगा। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है। यहाँ पर ये बातें कहकर कई चीज़ों को साफ कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस चीज़ को लेकर चीज़ें जो है अब साफ हो चुकी हैं कि आखिर बीजेपी की अब जो राजनीतिक पहिया है वो किस पिच पर वो चलेगी, वो दौड़ेगी। ये चीज़ें जो है वो साफ कर दिया गया है और ये जो साफ की गई है चीज़ें, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लगातार मुस्लिम आरक्षण की जो मांग है वो उठ रही है। विपक्ष के कई लोग मुस्लिम आरक्षण की मांग उठा रहे हैं कि मुस्लिमों को अलग आरक्षण दिया जाए। जब महिला आरक्षण की बात हुई थी कि भाई महिलाओं की भागीदारी की बात हुई, तो उसके बाद इसमें हुआ कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया जाए और तब इसके बाद धीरे धीरे ये मांग उठने लगी। लेकिन अब इस बीच में कई सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, अब राजनीति एक अलग दिशा में चलने वाली है। तो ये भी एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि अब राजनीति ने मतलब अब एक बार फिर से जो मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, एससी, हिंदू, अब इस पर पूरी राजनीति टिकी है, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया है। क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में चुनाव के दौरान भी कई तरह के भाषण देखे गए, राहुल गांधी ने अपने भाषण दिए, केसीआर ने अपने भाषण दिए, उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण लेकर आएंगे। लेकिन अब यही है कि जब रहते हैं तब कुछ करते नहीं हैं और जब है नहीं तो बहुत कुछ कर देंगे। यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात की जाती है कि भैया मैनिफेस्टो बनाया गया है, मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, लेकिन अब ऐसे में मैनिफेस्टो क्या है और जिस मैनिफेस्टो की अभी बात की जाती है उस मैनिफेस्टो को तब क्यों नहीं लागू किया जाता जब वो सत्ता में रहते हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भदौरिया जी, आपका रुक कर लेते हैं। भदौरिया जी, तेलंगाना में एक बयान दिया गया सीएम योगी द्वारा कि भाई वहाँ पर जो मुस्लिम आरक्षण की बात केसीआर करके जा रहे हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे,
हम आएंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज एसटी एससी ओबीसी जो आरक्षण है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिया गया है, हम वो आरक्षण देंगे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन ये तो तेलंगाना की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो है बीजेपी किस पिच पर खेलेगी, ये भी अब ये साफ हो गया है, ये साफ कर दिया गया है सीएम योगी के इस बयान से, तो पूरा साफ हो गया मामला। निश्चित तौर पे आप देखिए मनीष जी कि ये चुनाव के टाइम किस तरह की बातें और किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। इन्हें शर्म नहीं आती कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। अरे अब मुस्लिमों को आरक्षण दोगे तो एक तरफ तो ये बात करते हैं ओबीसी की जो है ना जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसकी मांग करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो इनकी सोच देखिए कि जहां चुनाव देखते हैं बस वहीं पर उसी तरह के पैतरा फेंकने लग जाते हैं। आप या तो फिर आप मुसलमानों को ही आरक्षण दे दीजिए, फिर आप जातिगण की आप बात क्यों कर रहे हैं कि जातिगण आरक्षण होना चाहिए। और फिर आप मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे तो ओबीसी कहाँ जाएगा, एससी कहाँ जाएगा, एससी कहाँ जाएगा, अन्य वर्ग कहाँ जाएंगे। खाली मुसलमान ही है आपके लिए आरक्षण के लिए रह गया है, कोई और नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह से जो है ना देश को है ना बंटाढार करने पे लगी है, देश को बांटने पे लगी है। सिर्फ ये सोचती है कि किसी तरह से हमें सत्ता हासिल हो जाए, चाहे वाकई लिए हमें देश को तोड़ना पड़े, बेचना पड़े, बर्बाद करना पड़े, वही खेले खेल रहे हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि हम मुसलमानों आरक्षण देंगे, क्यों अन्य समाज नहीं है क्या मुसलमान के अलावा? भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ऐसा कोई खेल नहीं होने देगी कि जो अन्य श्री किसी को आरक्षण दिया जाए। जिसको आरक्षण मिल रहा है, जिसके लिए संविधान में जगह दी गई है, उसको मिलेगा। आप करिए मांग, मैं तो इनसे कहता हूँ कि मांग करिए ना कि जातिगत आधार पे, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इन्हें वोट बैंक दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए ना आज किस वर्ग में आज गरीब नहीं है, हर वर्ग में गरीब लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे एसी हो, चाहे एससी हो, सब में गरीब है जिनको आरक्षण से अभी तक लाभ पहुंचा ही नहीं है। तो आप इसकी बात करिए ना, बहुत अच्छी बात होगी, देश भी कहेगा कि हम बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं। एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत है चैनल में आपका, सपा प्रवक्ता है। ठीक है भदौरिया जी अपनी बात पूरी करें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ अनिल जी कि आप अगर बात ही करना है कि आप आरक्षण की, तो आप गरीबी के आधार पर करिए, आर्थिक आधार पर करिए, योग्यता के आधार पर करिए, मगर जाति के आधार पर इसलिए करेंगे कि तो इन्हें वोट बैंक हासिल करना है, एक वोट को जो है ना अपनी सपोर्ट में खड़े करना है। इसलिए इस तरह मैं जो कहता हूँ ना कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वो ही कर रहे हैं ये बार बार। आज देश को आजाद होके आज 75 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, मगर आज भी इस देश को जो वहीं पर ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जो सन 47 में देश जाति के हिसाब से बटा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जातियों के नाम पर बटा था। आज भी ये राजनीतिक पार्टियां देश को जाति। अनिल शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारी चीजों को, क्या होना चाहिए, क्या ये? मनीष जी, तेलंगाना में जो स्थिति बन रही है उसमें बड़ी स्पष्ट बात है, केसीआर जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए ये बहुत बड़ा खेला खेल रहे हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि हम मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त करेंगे। भाई, भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार जहां मुस्लिमों को आरक्षण अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से मिलता है तो वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन केसीआर जी कहते हैं अलग से आरक्षण देंगे, तो अलग से आरक्षण देने का क्या मतलब है? बीजेपी पार्टी के साथ ये कभी तालमेल की बात चलती है केसीआर जी की? तो कुल मिलाकर तेलंगाना के वोटों को डिवाइडेशन करने की पोजीशन में ये लोग एक बहुत बड़ा खेला खेल रहे हैं। अंदर से दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और इनकी बी टीम के रूप में जो पार्टी है ओवैसी साहब की, उसका काम मुस्लिम वोटों को डिवाइडेशन करना है। तो ये स्थिति तेलंगाना में ये वोटों के डिवाइडेशन करने का खेल है। न कोई मुस्लिमों को आरक्षण दे पा रहा, सरकार होती तो मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है, उसके बाद मुस्लिमों को आरक्षण की बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव होते तो मुस्लिमों पर भरोसा नहीं होती और सबसे पहले मंत्री मुस्लिम को ही बनाते हैं, मोहसिन रजा साहब को। जब इनसे सवाल किया जाता है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ
धोखा किया है। आपने पूरे आवाम से वोट मांगा कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी, और जब मंत्री बनाने की बात आती है सबसे पहले मोहसिन रजा जी को आप मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये कहते कि वक्फ बोर्ड उसके लिए एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था। भाई जब सपा सरकार में कुंभ मेले में व्यवस्था मोहम्मद आजम खां देख सकते हैं, तो क्या ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ जो वायदा किया था, तो एक हिंदू को वहां नहीं बना सकते थे। एक तरफ मुस्लिमों से नफरत करना सिखाते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों को गले लगाते हैं, एक तरफ मुसलमानों के वोट बांटने की बात करते हैं, एक तरफ मुसलमानों से दूरी बनाने की बात करते हैं, और 3 तलाक पर उन्हीं का समर्थन करते हैं। एक तरफ मुसलमानों से इनको नफरत है, उन्हें गद्दारी का तमगा पहनाने की बात करते हैं, दूसरे पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर उनका वोट बटोरने का काम करते हैं। भाई ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? और अपनी बी टीमों के रूप में जैसे केसीआर पार्टी, ओवैसी पार्टी, इन लोगों से अलग अलग बयानबाजी कराते हैं, उसी पर खुद बयान देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब लेकिन ओबीसी जी, तो ओबीसी का कहना है कि बीजेपी और क्या नाम है कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आके तो हो हल्ला करते हैं और अमेठी में कुछ उनको दिखता नहीं है। तो इस तरह के बयान तो ओबीसी दे रहे हैं। अब ये तो समझ नहीं आ रहा कौन किसकी भी पार्टी है। कभी सपा कहती है कांग्रेस भी पार्टी है बीजेपी की, अब कौन किसकी भी पार्टी है? सर ओवैसी जी का तो स्टंट बिल्कुल क्लियर है। जब से ये ओवैसी जी की पार्टी अस्तित्व में आई है, आप देख लीजिए, ये हर जगह मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने में लगी है। बीजेपी से अंदरूनी तालमेल है। और रही बात अमेठी की, अगर ये बात करते हैं ओवैसी साहब, तो एक बात बता दीजिए, चुनाव 1 या 2 जगह से लड़ेगा व्यक्ति या पूरे देश में लड़ेगा? अगर ओवैसी जी में अगर यह व्यवस्था है तो बस 543 सीटों पर ओवैसी लड़ लें, अकेले ही प्रत्याशी हो जाए सारी जगह। भाई राहुल गांधी जी को अमेठी में कुछ नहीं दिखता है, दूसरी जगह बात करते हैं। ओवैसी जी को शायद ये संज्ञान में नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के बड़ा चेहरा है। और जब किसी भी पार्टी का कोई लीडर होता है, आज हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता चाहे भदौरिया साहब हो या धर्मेंद्र जी हो, किसी भी चैनल पर बैठे हो सकते हैं। क्या स्पेशली कांग्रेस का कोई चैनल होगा उस पर हम लोग बैठेंगे? तो ये व्यवस्था है। जनहित में कहीं भी हम लोग प्रचार के लिए जाएंगे। अगर राजस्थान में अगर अनिल शर्मा की ड्यूटी लगाई जाए, अगर राजस्थान में जाना है, या तेलंगाना में पार्टी ड्यूटी लगाती है, चुनाव प्रचार तेलंगाना में जाना है, तो हमको वहां जाकर भी प्रचार करना पड़ेगा, चाहे हम अपने क्षेत्र में 2 वोट क्यों ना पाए हों। जिम्मेदारी जहां पार्टी देती है वहां पार्टी की जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। तो ये ओवैसी जी की बातें उलझलूल बातें हैं, इन पर ज्यादा वजन देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आप मानते हैं मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए? जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण देंगे और बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मुस्लिमों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि भाई अगर आपने बीजेपी को वोट किया तो जो मुस्लिम आरक्षण है उसको नहीं आने देंगे। जो आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर के उससे चल रही है संविधान के हिसाब से, वो उसी तरह ही लागू होगा। अब सवाल ये है क्या इस पर अब जो है 2024 की राजनीति भी टिकी हुई है? देखिए मनीष जी, तो सभी दर्शकों को आपके मेरा नमस्कार प्रणाम जी। देश संविधान चलता है, बाबा साहब की दी हुई संविधान से देश चलता है। हम हर उस संवैधानिक कदम का स्वागत करेंगे जो संविधान सम्मत हो। रही बात मुस्लिम आरक्षण या तमाम इस तरह के मुद्दे, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो देश की सारी जनता को, इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों का भविष्य चमकाने के लिए हमें वोट करिए। देश के 125 करोड़ लोगों को रोजगार देने, महंगाई से और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमें वोट दीजिए। इस तरह के भाषण देते थे। लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जो विदेशों में काला धन है उसको मोदी ले करके आएगा और सबके खाते में भेजेगा। इस तरह के बयान दे करके सत्ता में आए। सवाल यह है कि मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है और वो उनके वादों से एक भी ऐसी चीज पूरी नहीं हुई। न किसान की आय दोगुनी हुई, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न नौजवानों को नौकरी मिली, न दलित पिछड़े तबके, कमजोर तबके के गरीबों का कल्याण हुआ।
और न ही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पे इनकी कोई न कार्य योजना दिखी, न नीति दिखी, न नीयत दिखी, न इनका मन साफ दिखा। हाँ, दिखा कोई तो तमाम सरकारी संस्थान जो कि देश में परंपरागत रूप से फल फूल रहे थे, चल रहे थे, जिस पर देश के करोड़ों लोगों का विश्वास था, जो सपना पालते थे कि हम फला जगह पर नौकरी करेंगे, फला जगह पर सेवा करेंगे, तमाम जो सार्वजनिक कंपनियां थी उसको बेच करके अपने मित्रों को देने का काम किया मोदी जी ने। अब जब जनता से इनका भरोसा उठ गया है, जनता उनकी इसलिए जान चुकी है, तो अब इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे तमाम जगह पर ये उठाने का प्रयास करेंगे कि कोई छोटा सा नेता कहीं कुछ या कोई बड़ा नेता या कोई पार्टी कुछ बोल दी, ये सारे महत्वपूर्ण जन सरोकार के मुद्दे छोड़ करके ये उसी को पीछे लेकर के दौड़ने लगेंगे। देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो जाएगा, इतना डर जाएगा कि किसी के बयान से एकदम आहत नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि उनको किसी ने मिटाने का संकल्प ले लिया है। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भाषण देते समय जब खुद प्रधानमंत्री जी मर्यादा नहीं रखते, जब वो बड़े बड़े नेताओं को, किसी को जर्सी गाय, किसी को तमाम आप समझ ही सकते हैं, किसी को मंद बुद्धि, किसी को पप्पू, किसी को और कितने कितने चीजों से नवाज चुके हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो जब आप स्वाभाविक रूप से दूसरे पर हमला करते हैं तो भाषणों में विपक्ष भी आप पर फूल नहीं बरसाएगा। आपका जो आपकी कमियां हैं उसको लेकर के वो मंच पर आएगा, जनता के बीच में जाएगा। लेकिन तब प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक होकर के अपील करके कि साहब मैंने बेरोजगारी नहीं दूर की, मैंने गरीबी नहीं दूर की, मैंने भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया बल्कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा दिया, मैंने किसान की आय दोगुनी नहीं की लेकिन अपने मित्रों को अमीर, करोड़पति, अरबपति और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाने का प्रयास किया, सरकारी कंपनियां बेच दिया। लेकिन साहब हम इतने कमजोर हैं कि फला ने मुझको गाली दे दिया है, साहब मुझको वोट दे करके देश को फिर प्रधानमंत्री बना दीजिए, फला राज्य में सरकार बना दीजिए। अरे जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करने का तो आपको कोई हक ही नहीं है। तमाम वो राज्य जहाँ पर आपकी डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, आप पंचायतों के चुनाव जाकर ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, जहाँ पर है वहां आप इन सारे मुद्दों पर जो मैंने अभी आपको गिनाए, एक भी मुद्दों पर संजीदगी के साथ इन सरकारों ने कोई भी कार्य किया हो तब तो इनको चुनाव में वोट मांगने का हक है, और नहीं तो इनको चुपचाप अपनी नाकामी स्वीकार करते हुए मोदी जी जैसा कहते थे जब मैं कुछ कर नहीं कर भोला उठा के चल दूंगा। नोटबंदी बंद करने के बाद भी यही कहा था कि आतंकवाद खत्म हो गया क्या, हुजूर क्या अपराध खत्म हो गया क्या, देश के कोने कोने में तेरा हाँ ये सही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब ये नोटबंदी होगी फिर तुरंत खत्म हो जाएगा। आतंकवादी प्रायोजित होते थे, देश का माहौल खराब कर दिया इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के, और देश के अंदर एक नफरत का वातावरण। भदौरिया जी राहुल गांधी भी अब जाकर हर जगह बयान दे रहे हैं, दो चीज कह रहे हैं राहुल गांधी। एक तो जहां जा रहे हैं, जो जहां पर उन चुनाव हो रहे हैं, वो जाकर कह रहे हैं कि भाई वहाँ की सरकार जो है मोदी जी के कंट्रोल में है, कंट्रोल मोदी जी का है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वो लगातार जो जिस तरह से बयानबाजी करते आए हैं, वो तमाम तरह की वहाँ पर भी जातीय जनगणना की सवाल उठाते रहे हैं, बात करते रहे हैं। लेकिन सर अभी ये केसीआर को बता दिया कि भाई रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में वो चला रहे हैं। अभी समझ में नहीं आता है कि अब जहाँ जहाँ पर दूसरों की सरकार है वहाँ भी मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है क्या। और दूसरी चीज़ ये कि भाई राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, अगर मौजूदा में कांग्रेस का नहीं है तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो जा रहा है। मनीष जी, प्रॉब्लम कांग्रेस की और राहुल गांधी की ये है कि किसी तरह से सत्ता इनको मिल जाए, और सत्ता इन्हें मिल नहीं रही है, इस बात को ये समझ चुके हैं। इसलिए बार बार अपने देश का एजेंडा लेके और कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड से इनका रिश्ता, अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास में चले जाओगे तो जब देखोगे तो इनका इंग्लैंड से रिश्ता, एक जो कहते हैं ना कि नाड़ी का रिश्ता, क्या कहते हैं ना, हमारे एक हिंदी में कहा गया कि आपका वहाँ क्या नरा गड़ा है, तो इन कांग्रेसी नेहरू परिवार का नरा एक्चुअली वही गड़ा है, और ये नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम से गड़ा है। तो इसलिए ये कोई भी एजेंडा लेके अगर भागते हैं तो सीधे पहले इंग्लैंड जाते हैं। आपने देखा होगा देश के खिलाफ भी जो है ना इन्होंने जाके वक्तव्य भी दिए थे, तो बाहर ही जाके दिए थे। तो ये जो है ना सिर्फ ये सोच रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को
बांटने की कोशिश की। जाते जाते उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को यहाँ दे दो और हिंदुओं को यहाँ दे दो और जो जहाँ जैसे रहना चाहे वो छूट दे दो। इसी तरह से कांग्रेस की सोच है कि किसी तरह से देश को बांटा जाए और इस देश के टुकड़े किए जाए और इस देश को अलग अलग करके बांट दिया जाए, हम सत्ता हासिल कर दे। वो ये कर नहीं पा रहे, इसलिए परेशान है। अब मैं इनकी कहना चाहूंगा, जैसा हमारे समाजवादी के मित्र कह रहे थे कि मोदी ने क्या किया, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे। जनाब, हमने जो वादे किए हैं 100% वादे हमने पूरे किए हैं। हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बोले जी। हाँ, हमने जो वादे किए थे हमने 100% अपने वादे किए। हमने तक कहा था किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों को अगर निधि, उनको सहायता निधि दी है तो पहली बार भारत की सरकार में हमने सोचा है, किसी ने नहीं सोचा है, हमारे अलावा किसी ने नहीं सोचा है। कांग्रेस ने 65 साल राज किया है मगर 2 पैसे किसान को कभी देना नहीं सोचा। हमने जब जनधन खाते खुलाए, इन्होंने बड़ी हंसी उड़ाई थी। आज उन जनधन खातों में अगर हम 1 रुपए केंद्र से देते हैं तो सीधा उनके खाते में 1 रुपए पहुंचता है, 15 पैसे नहीं पहुंचते हैं। अगर हम गैस चूल्हा देते हैं, अगर उज्ज्वला के तहत एक गैस चूल्हा बांटते हैं गृहिणियों को तो सबको बराबर देते हैं, जाति देख के नहीं बांटते। और बता दे, उत्तर प्रदेश में हमने जो मकान दिए हैं 35% मकान जो है ना मुस्लिम समाज को उसका लाभ पहुंचा है। तो ये कहना भूल जाए, यही तो इनको डर है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज इनका कार्यकाल भी देख चुका है समाजवादी का और माननीय योगी जी का भी देख लिया है। तो वो कह रहे हैं जो योगी शासन काल में जो हमें लाभ हुआ है वो तो कभी सपा में हमें मिला ही नहीं है। तो डर राज इनको ये हो रहा है। और जिस तरह से हमने रोडों के जाल बिछाए, उस रोडों पे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, 140 करोड़ जनता चल रही है। कोई एक हिंदू या कोई ब्राह्मण या कोई यादव या कोई बढ़िया नहीं चल रहा है, सब चल रहे हैं। तो हमने जो कार्य किए हैं वो 140 करोड़ जनता के लिए किए हैं, किसी एक के नाम के लेकर नहीं किए। जी मलिक। ठीक, अनिल शर्मा जी जवाब दीजिए सर। अब यहाँ पर देखिए बात कई चीज़ें हैं। सवाल ये निकल रहा है कि आप लोग भी जातीय जनगणना को लेकर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, वहाँ पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे में जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी हर रैली में कर रहे हैं, ओबीसी की बात उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन सब बातों को उठाने से जनता वोट करेगी? वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उसे तो आप लोग भूल गए हैं। देखिए मनीष जी, कांग्रेस ने ना मूल मुद्दों को भूला है, ना उनके लिए ना काम करने की कसम खाई। कांग्रेस काम कर रही है बराबर, और भारतीय जनता पार्टी केवल बदनाम करने पर लगी है। नरा गड़ा है इंग्लैंड में। अरे भैया, नरा तो आपका गड़ा है। अंग्रेजों की गुलामी करते करते, सलामियां देते देते और जूतों की एड़ियां घिस गई आपके नेताओं की। हाथ बिल्कुल ऐसे सेंटर पे हो गए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने वाले लोग, कभी हिंदू महासभा, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, और आज भी जनसंघ फिर दोबारा बनवा दिया, फिर उसका अस्तित्व तो नहीं। आपका कसरी करने में जमीन आसमान का। आप सड़कों के जाल की बात करते हैं, जरा निकलिए उन सड़कों पर जहां गहरे गहरे गड्ढे हैं, निकलिए उन गलियों पर जहां बरसात में निकलना दूभर हो जाता है, निकलिए उन गांव देहात में। जिस गांव के आप निवासी हैं उन गांव की स्थिति देख लीजिए क्या है। बरसात के समय दलदल वाली पोजीशन हो जाती है। आप विकास की बात करते हैं, हजारों साल निकल जाएं फिर भी वो पुल नहीं टूटेंगे, लेकिन आज के आपके बनाए हुए पुल झटकों में टूट कर बिखर जाते हैं। ये आपकी सरकार का विकास है। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने के समय में जितने काम हुए तो मजबूत काम हुए, और आपकी सरकार में जो काम हो रहे हैं उनकी जड़ें खोखली हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से नकारना शुरू कर दिया और भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। तूल जलूल आरोप लगाने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। रही बात तेलंगाना में मुस्लिमों को आप आरक्षण नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। एक तरफ आपकी बी टीम कहती है कि आरक्षण देंगे, आपकी पार्टी कहती है मुस्लिम विरोधी है। तो ये उन्होंने कहा है हम आरक्षण नहीं देंगे, मुस्लिम विरोधी तो नहीं कहा है ना। आरक्षण नहीं देना मुस्लिम विरोधी कहाँ? नहीं, अगर मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था है संविधान में, तो संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण अगर उनको मिलेगा,
संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत तो कोई भी आरक्षण नहीं दे सकता है। आप पक्ष में हैं देने के? देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण अल्पसंख्यक के विभाग संविधान की व्यवस्था में जो मिल रहा है वो मिलेगा। नहीं, जो है वो तो छोड़िए, लेकिन आप पक्ष में हैं कि वहां तेलंगाना में मिलना चाहिए? देखिए, जहां व्यवस्थित की आवश्यकता है वहां दिया जाना चाहिए, नहीं है नहीं देना चाहिए। मतलब केसीआर के बातों का समर्थन करते केसीआर हैं? तो बीजेपी की बी टीम है अरे साहब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनकी ओवैसी बातों का और समर्थन केसीआर करते हैं। दोनों। चलिए, आपकी बात मान लिया, बी टीम है, उनकी बातों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस जनता की समस्याओं के अनुरूप वहां काम कर रही है। कांग्रेस अपनी योजना पर जो नहीं, वो मैनिफेस्टो ठीक है, वो समस्या तो ठीक है, वो तो दिख नहीं रही, लेकिन बात ये है ना कि मुस्लिम आरक्षण पर आप हैं साथ में कि नहीं है? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुस्लिम आरक्षण किस आधार पर देना चाहते हैं, पहले तो वो स्थिति स्पष्ट करें। हाँ, नहीं, वो आधार तो बाद में बताएंगे। वो कह रहे हैं अगर हम आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। तो अब आप बताइए, वो आधार तो नहीं बता रहे, लेकिन अब आप बताइए, आप उसके पक्ष में कि नहीं है? नहीं तो बिना आधार के कैसे बात कर ली जाएगी? आप बताइए ना मनीष जी, कहाँ आप एकदम से प्रेशर देना चाहते हैं? नहीं, वो तो भाई अब वो आ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई अगर हम इस बार सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। वो आधार भी शायद बना ले। में बराबर है। मतलब आप पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है, बस ये बताइए ना। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि पक्ष में के विपक्ष में? मुस्लिमों को आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था में है, मिल रहा है। मान्यवर फंसे हुए हैं आप। बिल्कुल नहीं फंसे हुए हैं आप, फंसाने की अनिल कोशिश भाई कर रहे फंस हैं। गए हैं और आप। मैं आपने पहले मना कर दिया था, मैं इसीलिए उस पर आ रहा था बार बार। आपने पहले कहा था ये बात कि नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में आप सारी बातें करते हैं। अच्छा, आप कभी भी अच्छा अनिल भाई, कभी नहीं, अच्छा आप सही बीजेपी से बात पूछिए है। ना, मुस्लिम सबसे आरक्षण देना ज्यादा चाहते हैं कि आपको नहीं? सुना मैंने, आपने अनिल भाई एक बार में आपने 2-3 बार बयान बदल दिए आपने। अनिल भाई, शुरुआत में आपने कहा नहीं मिलना चाहिए, फिर आपको लगा कि आप कुछ गलत बोल गए, और फिर आपने कहा नहीं सुना, अब ऐसा है। अब आधार बताइए, आप आधार बताइए। गलत पेश करना चाहते हैं आप अपनी बात को बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, इंडी गठबंधन है, आपके बैठे हुए उनसे भी ले लेते हैं। आप लोग को अभी आप लोग कुछ भी बोल दीजिए। हाँ, केसीआर स्थिति स्पष्ट करे ना। बीजेपी पार्टी के साथ है या बीजेपी पार्टी से अलग है? सर वो तो स्थिति साफ है, काम कर रही है। वो तो स्थिति साफ है, वो तो दिख रहा है। अब आप लोग चश्मा बदलते रहिए। वो तो सपा आपकी जो ईडी गठबंधन की एक और सदस्य बैठे हुए हैं। कहने में तो आपको बराबर शर्म आती है। नहीं सर, ईडी गठबंधन के एक सदस्य बैठे हुए हैं ना। कहने में आपको शर्म आती है। सुनिए ना, पूरा देश इंडिया ईडी गठबंधन, सुनिए ना, ईडी गठबंधन के एक सदस्य बैठे हुए हैं, वो तो कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है सर, आप बीजेपी की बी टीम है, आप बीजेपी की बी टीम है, यही कहते हैं सर। आप मानने को तैयार हैं? सुनिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। आप डर कर क्यों? अरे सर, हम डरे हुए हैं, हम इतना डर गए, पसीना आ रहा है सर, ठंड में भी पसीना आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया को इंडी कहते हैं। हाँ, अब सर आप कहिए, हम आपको मनीष कुमार वर्मा ने रोका, अनिल शर्मा जी को मनीष कुमार वर्मा ने रोका, आप कहते रहिए सर। हमको जो समझ में आ रहा है मैं वो कहूंगा, मैंने कुछ नहीं कहा, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कहूंगा बस। लेकिन आप ही के सदस्य जो है वो कहते हैं कि आप जो है बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, आप बी टीम है। अब बताइए, अब इसमें किसकी सत्यता है? का मतलब इंडिया होता है, आप उसे इंडी कह रहे हैं। आई नहीं है, इंडिया है सर, इंडी है। और हम एक को अलायंस में जोड़कर गठबंधन भी कह रहे हैं सर, इंडी गठबंधन कह रहे हैं हम ना, हम उसको पूरी विश्लेषण कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर। अच्छा ये बताइए अनिल भाई, ये बताइए ना कि आपके ही जो गठबंधन के सदस्य बैठे हुए भैया बैठे हुए आपके, वो भी आपको बी टीम कहते हैं, बीजेपी का आप हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि धर्मेंद्र भाई ने ऐसा कहा है। अरे इनके नेता अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी ने कहा है, और घूम घूम कर कहा है महाराज, आपको भी मालूम है, घूम घूम कर कहा है ये बात उन्होंने। भाजपा देश में बंटवारे की पोजीशन लाना चाहती है। अब समझ नहीं आ रहा क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। ठीक है, क्यों नहीं लाना चाहती? मध्य प्रदेश में अलग व्यवस्था सिलेंडर की। अच्छा, राजस्थान में अलग रेट, छत्तीसगढ़ में अलग व्यवस्था है। अनिल भाई क्या कसम से भैया, मजेदार है। ठीक है धर्मेंद्र भाई,
धर्मेंद्र भाई आप है मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में? मैंने क्या कहा, आरक्षण बड़ा व्यापक प्रश्न है। हाँ, और आरक्षण की एक प्रक्रिया बनी थी। हाँ, आरक्षण के लिए एक नया तरीका, जो संविधान में पहले से प्रदत्त आरक्षण, उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी करना है तो उसके पहले उसका सामाजिक, आर्थिक और उसकी उपस्थिति का सर्वे होता है, आयोग बनता है। और यदि वहाँ के लोग, जिस वर्ग के लिए आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको सच में जरूरत है, समाज से इतना पिछड़ चुके हैं, कट चुके हैं, वंचित हैं, कि उनका बिना आरक्षण के सामाजिक और शैक्षणिक और ये सब तो आर्थिक किताबी बात है सर, हमें संभव किताबी नहीं है। बात नहीं। तो हमें ये बताइए, आरक्षण, और आप ये मुस्लिम सर्वे आरक्षण के करना पक्ष में है। है कि नहीं है, हमें ये बताइए बस इतना, मैंने क्या हाँ या कहा? ना? संवैधानिक व्यवस्था के तहत यदि वो लोग पात्र हैं तो दिया जाए, लेकिन केसीआर जी अभी तक सत्ता में थे, उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? चुनाव समय इसको उठाने की क्या जरूरत हाँ, थी? मतलब केसीआर ने ये बात उठाई है मुस्लिम आरक्षण को लेकर कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, तो क्या आप केसीआर की बातों का समर्थन करते हैं? देखिए, वो एक अलग बात है, उन्होंने नहीं दिया, एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, लाने की बात कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। तो क्या वो देने लायक में है? और अगर देंगे तो आप उनके समर्थन में हैं? नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि आरक्षण देने की संविधान के भीतर कोई नई व्यवस्था बनाने का एक व्यापक नियम है या एक परंपरा है, या आप आयोग बनाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक सामाजिक उनके पिछड़ेपन का आकलन होता है, और यदि उसके लिए वो पात्र पाए जाते हैं तो उसके लिए संविधान सम्मत व्यवस्था भारत की संसद से आपका धर्मेंद्र भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, केसीआर जी के, किसी को रात में सपना आया और सुबह बोल देने से संविधान मिल नहीं जाएगा। मैं न तेलंगाना में चुनाव लड़ रहा हूँ हमारी पार्टी, और न मैं केसीआर की पार्टी का प्रवक्ता या उनके कार्यकर्ता हूं, तो मैं उनकी बातों को समर्थन करने न करने का तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छा, ये तो बोल सकते हैं कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी है कि नहीं है, ये तो बता दीजिए। भाई मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा कि हम जनता के जो मुद्दे हमारे सामने हैं, नहीं, वो ठीक है, वो ये कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी है कि नहीं है, ये आपके नेताजी बोल रहे थे सर। अब अखिलेश यादव से बड़ा कोई नेता है क्या सपा में? अखिलेश यादव से बड़ा कोई नेता है? सांप्रदायिक पार्टी जो भी सरकार बनाएगी, उसको हम जनता में जो वादा करके आए, उन वादों के स्तर पर समर्थन देकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। गैर भाजपाई गैर सांप्रदायिक पार्टी वहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो आप गणना के बाद जो परिस्थितियां बनेगी, उसका अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस की सरकार को अच्छा, धर्मेंद्र भाई, एक छोटा सा सवाल, समर्थन देंगे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा मेरी नॉलेज को थोड़ा और बेहतर कर दीजिएगा, कहीं गलत हूं तो टोक दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। क्या संविधान में जब दिया गया था, अनिल भाई आप भी सुनिएगा, और भदौरिया जी आप भी, अगर कहीं गलत हो तो टोक दीजिएगा सर, है ना? अगर संविधान में एक प्रावधान था कि आरक्षण का, ये आरक्षण दिया गया था जाति के हिसाब से, हिंदुओं में जो निचली जाति है, ST SC वर्ग के लोगों को दिया गया था। ऐसे में मेरे ख्याल से संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा अलग से। मैं गलत हूं कि सही हूं सर? मनीष जी, मुसलमान नहीं सर, मैं गलत हूं कि अरे सर, मैं सुनिए ना, अरे सर आप लोग तो राजनीति बात करने लगते हैं, मैं थोड़ा जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं सर। अरे सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी साथी इस समय नहीं है, बड़ी चालाकी से कह रहे थे कि मैंने जिस पर सारे लोग हर वर्ग के लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में सड़कों के बजाय समुद्र का मार्ग था क्या? उसके पहले सड़कें नहीं थी। अलबत्ता जितनी सड़कें हो रही, कोई गरीब आदमी शादी ब्याह में गाड़ी बुक करके चलना मुश्किल हो गया, उसका जितना डीजल पेट्रोल महंगा होने लगता है, उससे अलग टोल टैक्स लगता है। सड़कें पहले नहीं थी। ठीक है भदौरिया जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है भदौरिया जी, जो सवाल मैंने पूछा था धर्मेंद्र भाई से, धर्मेंद्र भाई इधर उधर ले गए चीजों को, मैंने कुछ उसमें क्या कुछ गलत है कि संविधान में प्रावधान तो था ना? संविधान, मनीष जी आपने जो कहा है वो संविधान के तहत बिल्कुल सही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें
गरीबों के लिए, वो भी जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके लिए कहा है कि ये पिछड़े तबके के लोग हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। मगर उसमें मुस्लिम नाम कहीं नहीं डाला था संविधान में, वो इन लोगों ने लाके डाला है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। तो ये वोट बैंक के लिए मतलब संविधान को भी बदलना चाहते हैं, बार बार संविधान पे ये कुठाराघात करते रहते हैं। या तो इन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो ये जानबूझ के अपनी राजनीतिक गोतियां फेंकने के लिए संविधान को जो है ना उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। तो इन्हें मालूम होना चाहिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये शब्द नहीं डाले तो आप लोग कौन होते हो? एक तरफ तो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और एक तरफ तो अपने वोट बैंक के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। तो ये लोग, मैंने कहा ना, वो लोग हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, चाहे देश को जाति धर्म में बांटे, मजहब में बांटे, पंथ में बांटे, मगर देश को बटे तो बटे, देश टूटे तो टूटे, मगर इन्हें सत्ता हासिल हो जाए। यही समाजवादी और कांग्रेस यही खेल खेल रही है, इससे ज्यादा और इनकी कोई सोच नहीं है देश के प्रति। ठीक है। अनिल भाई आपके पास आ रहे हैं। अनिल भाई, यहाँ पर जब सुनिए ना, महिला आरक्षण की बात हो रही थी, जब महिला बिल पास हुआ था, महिला आरक्षण की बात हो रही थी, तब ये भी मांग उठी थी कि इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी काफी जोर शोर से मांग उठाई जा रही थी सर। जी अनिल भाई बोले। आपने शायद गौर नहीं किया, उसमें अल्पसंख्यक और ओबीसी की बात थी, ना कि मुसलमानों की। और माइनॉरिटी की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम नहीं आते हैं। ये बीजेपी पार्टी हमेशा फोकस मुसलमानों पर करती है, वोट भी इन्हें मुसलमानों के चाहिए। अरे दोगली नीति कब तक अपनाइए? अल्पसंख्यक में अगर आते हैं तो जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, कई जाति प्रजातियां उसमें सम्मिलित हैं। तो केवल माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों पर फोकस करके क्या दर्शाना चाहते हैं? या तो इन लोगों को संविधान की व्यवस्था नहीं मालूम है ना? एक मिनट में संविधान की परिभाषित तो करने लग जाते हैं, लेकिन संविधान में माइनॉरिटी के लिए व्यवस्था थी, मुसलमानों का नाम नहीं था। माइनॉरिटी में कई सारी जातियां आती हैं। और रही बात मुसलमानों में भी या सिख में भी एससी भी है, ओबीसी भी है और जनरल भी है। शायद मेरे ख्याल से हमारे भाई भदौरिया साहब, कैप्टन साहब को ये जानकारी नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी निकाय चुनाव थे, इस निकाय चुनाव में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी हजरत मोहानी साहब के नवासे हैं हमारे आगरा में, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो उनके नवासे हैं। उनको जब पार्षद की सीट पर लड़ना था ओबीसी वाली पर, चूंकि नाम के आगे सैयद लिखा था, सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी, तो उनको वो टिकट नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते थे। वह हिंदू मुस्लिम वाला मामले जनरल कैटेगरी में आते थे, और वही अगर कोई ओबीसी का मुस्लिम होता तो ओबीसी में आता। तो ये सारी बातें केवल हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी पार्टी जिस तरह का ढकोसला अपनाए हुए है। सर नहीं, ये बात अनिल भाई इसलिए भी उठ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बात जब आरक्षण की आती है, आरक्षण की बात आती है, यहाँ पर तो सबको मालूम है कि मुसलमानों में भी कैटेगरी होती है, लेकिन ऐसे में जब बात संविधान में हो जाती है तो फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई क्या ऐसी चीजें थी संविधान के अंदर। और अगर बात लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि मुस्लिम आरक्षण की, तो फिर संविधान में क्या बदलाव करना पड़ेगा? देखिए, संविधान में जो व्यवस्था है, जितना मुझे जानकारी है, संवैधानिक व्यवस्था में मुस्लिम नाम का शब्द नहीं, वहां अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक में ओबीसी का दायरा मिलता है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों में जनरल कैटेगरी का भी लाभ है। एससी और ओबीसी अलग अलग है। जिस तरह से हिंदूज में है उसी तरह से मुस्लिम में है। हिंदू लॉज अलग है, मुस्लिम लॉज अलग है, आदिवासी लॉज अलग है। ये संविधान की परिभाषा बीजेपी पार्टी के लोगों को जो रट्टा मार के जो आते हैं ना, कि केवल इन्हें तो आक्रामक होना है कांग्रेस पर, आक्रामक होना समाजवादी पार्टी पर, जो भी विपक्ष में खड़ा होगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो आम आदमी पार्टी पर। ये रट्टा मारे हुए जो लोग हैं ना, ट्रेंड, इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि इतनी बातें बोलनी है, बस इन बातों पर फोकस करते रहिए, बोलते रहिए, अपनी बात साबित करती है। झूठ को भी सच साबित करने का संघ का बहुत पुराना सगुफा है। तो इनको सही मायने में पूरी जानकारियां नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था, अभी आपने बहुत बड़ी बात, हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने जब व्याख्यान करना स्टार्ट किया, आपने कि कागजी मामला, भाई संविधान में कागज ही है।
संविधान में कागज के ऊपर लिखी हुई इबारत है और उसी के आधार पर पूरा संविधान है। ये नहीं कि हम अगर कुछ कह दें तो वो संविधान बन जाएगा, या धर्मेंद्र भाई कुछ कहते हैं वो संविधान बन जाएगा, या आपने कोई सवाल किया उस पर प्रतिक्रिया देने से संविधान बन जाएगा। जी नहीं, संविधान संविधान के तरीके से है जो है, और उसी के आधार पर सारी व्यवस्था बनेगी। चाहे वो मुस्लिम को आरक्षण देने का मामला हो, या किसी ब्राह्मण को आरक्षण देने का, या किसी ठाकुर को आरक्षण देने का मामला हो, तो मिल ही या नहीं किसी सकता। सिख को, या ईसाई को, किसी का ब्राह्मण और ठाकुरों को तो आरक्षण मिल ही नहीं सकता ना। इधर कहाँ दे रहे लोग, बवाल हो जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, लेकिन बात यहाँ पर पूरी अब यहाँ पर टिकी हुई है कि 2024 की हम बात करें, पूरी एक जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें स्पष्ट हैं। स्पष्ट ये है कि बीजेपी भी आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। वो कह रही है आरक्षण देना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। वो कह रही है आप गरीबों की गिनती करवा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। गरीबी हमको मिटानी है, ना कि हमें जातीय जनगणना कराना है, वह मनुष्य फैलाना है। यहाँ पर मनीष जी, गरीबी मिटाना है ये भाषण में है, केवल इनके मन में नहीं है, नीयत सही नहीं है। यही तो दुख है इस देश का। दुर्भाग्य यही है कि भाषण तो ये अच्छा देते हैं, लेकिन उसके बाद कर्म में पूरी तरह से उल्टे हैं। देखिए अभी किस तरह से भदौरिया साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए। अरे हुजूर, आपकी नीयत है ही नहीं कि देश के कमजोर तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाने की। दूसरी बात, अभी आप संवैधानिक बात कर रहे थे, राजस्थान के अंदर जाटों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जाटों के आरक्षण तमाम राजनीतिक पार्टियों को समर्थन मिला, और हमको लगता है राज्य सरकार ने प्रयास भी किया अलाउ करने। मराठों का आरक्षण, क्या संविधान में लिखा है कि भविष्य में जाटों को, मराठों को, या गुजरात में पाटीदार आंदोलन आरक्षण के नाम पर शुरू करके एक बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी करने वाले हार्दिक पटेल आज कहाँ है, आज किसके साथ है? क्या ये संविधान में रहा है? समय के साथ यदि कोई चीजें, अभी बहुत विस्तृत संविधान में क्या लिखा है, हमारे साथी अमित जी ने बताया, कांग्रेस साथी ने, कि किस तरह से वहां अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है। लेकिन एक प्रक्रिया है, हम ये करें, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, यदि उसको कोई चीज दिखती है समाज के अंदर कमजोर तबके का, चाहे वो चिन्हांकित करता है, विकास से संबंधित सड़क एक दिन में रात में सपना आता थोड़े बन जाती है। तमाम लोग मांग करते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण सड़क हो गई, इसको चौड़े करने की जरूरत है, इसमें गाड़ियां ज्यादा चलने लगी, यहाँ गांव के लोग आने जाने की समस्या में है। तब उसके बाद उसकी एक प्रक्रिया होती, डिमांड हुई, फिर उसके बाद उसका सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण के बाद आगरण होता है, आगरण के बाद उस पर बजट एलोकेशन होता है, उसके बाद संबंधित कंपनी से काम कराया जाता है। तो एक इसी तरह की जो बात यहाँ आज उठी हुई है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, आज नहीं होने जा रहा है, ये डिबेट का विषय नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ को मानने वाला समाज है, यदि उसको संविधान के दायरे में जो क्राइटेरिया है उसके तहत वो आता है, या उस समय नहीं था आज आ गया है और समाज लोगों के सरकार के संज्ञान में आता है, तो उसको उसका हक दिलाने में बुराई क्या है? उसको तो मिलना चाहिए, उसको मुख्य धारा में लाना चाहिए। समस्या यहाँ ये है कि कुछ लोग, वो किसी जाति वर्ग से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, एक प्रकार की मानसिकता है जिनको न्यायपालिका से लेकर के नीचे के तमाम तबके तक जो चीज पोस्टेज है, चाहे वो सरकार है, चाहे तमाम संस्थान है, उस पर उनका कब्जा रहा है या कब्जा किए रहना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले लोग हैं। वो गरीब तबके को, कमजोर तबके को अपने आसपास बैठने देखना नहीं चाहते हैं। हुजूर पद देने की या उनको उनका हक और अधिकार देने की क्या बात करते हैं? अभी भी तमाम जगह पे ऐसी स्थितियां हैं, उनको बगल बैठाना तो पसंद ही नहीं करते हैं। ये उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज सत्ता का सुख ले रहे हैं। इनको गरीब से, किसान से, नौजवान से, छात्र से, बेरोजगार से, दलित से, पिछड़े से, कमजोर वर्ग से, इनको कोई संवेदना नहीं है, कोई उनसे स्नेह नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, एक चीज और बताइए ना, ये जो आरक्षण को लेकर तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं, मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम उस सोच पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर भदौरिया जी ने आर्थिक आरक्षण कहा कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर है उसको आरक्षण दिया जाए, उसमें गलत क्या है? और ये जो आरक्षण, सुनिए, अब एक चीज और है, ये आरक्षण को बैसाखी के रूप में काम क्यों लिया जा रहा है कि हम इसको बैसाखी के रूप में लेकर चलेंगे? सर आखिर क्यों इसको ये किया जा रहा है? आ रहे अनिल भाई, आ रहे हैं आपके पास भी। हाँ
नहीं, इस पे अनिल जी बेहतर बताएंगे, लेकिन ये एक जो है इनकी छिपी हुई इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। इस छिपे रोग से मैंने क्या कहा, मैंने पूरी आप साथ ध्यान से सुने होते समझ जाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी इसके इस एक सुंदर वाक्य के पीछे कि हम आर्थिक रूप से आरक्षण चाहते हैं, न कि अरे उन तबकों को जब बाबा साहब के संविधान में स्थान दिया गया तो वो इस लायक नहीं थे कि उनको सिर्फ आप आर्थिक आधार पे, एक पूरी कम्युनिटी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरफ पिछड़ी हुई थी, उनको अवसर की समानता नहीं थी, इसलिए उनको शामिल किया गया। तो ये चालाकी है। तो इसी समय मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ये संवैधानिक आरक्षण की विरोधी है, इसीलिए इस तरह बात उठाती है, और बात उठाती है तो बाहर पब्लिक में संभावना तलाशती है। अरे वो संसद के अंदर आए, कानून लेके आए, वो क्या चाहते हैं, जनता के हित में होगा तो जनता स्वीकारेगी, नहीं तो उसके बाद लात मार के हटा देगी, जो कि उसका अधिकार है। नहीं, ठीक है। अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी देखिए, हम आपको बताएं कि एसटी एससी को लेकर आरक्षण की बात कही गई थी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी, अपने संविधान में लिखा था। दूसरी चीज ये, यहाँ पर जो बात हो रही है, भदौरिया जी ने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो उसमें गलत क्या है? अब बार बार बात ये भी उठ रही है कि सब लोग अब इसको एक बैसाखी की तरह देख रहे हैं कि नहीं जी अब हमें भी आरक्षण चाहिए, नहीं जी हमें भी आरक्षण चाहिए, इसको लेकर तमाम आंदोलन हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आरक्षण की जो चीजें चल रही हैं, इसमें भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप आर्थिक रूप से इतने प्रबल नहीं हैं, तो हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, उसमें चाहे कोई क्यों ना हो। तो आर्थिक रूप से देखा जाए ना, यहां पर अब एसटी एससी, आज कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, फिर उनको भी उसमें भी आरक्षण चाहिए। तो सर ऐसा यहां पर इसलिए अब दिक्कत आ रही है। ये तो 10 साल के लिए लागू था, राजनीतिक कारण से इसे आगे बढ़ा दिया गया। सर मनीष जी, आर्थिक आरक्षण के रूप में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैसाखियों के सहारे देश को कब तक चलाओगे? 5 किलो राशन देकर कब तक वोट बटोरने का काम करोगे? 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, उनको कब तक बैसाखियों पर टिकाओगे? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सामूहिक विवाह समारोह की एक अपने समाज की जो व्यवस्था में हम एक बार गए थे, तो इससे चर्चा हुई थी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समय लूंगा। तो वहां एक व्यक्ति से जो नशेबाज था, शराबी था, उससे कही मैंने भाई क्या व्यवस्था है तेरी लड़कियां बड़ी हो रही हैं। बोला मुझे क्या टेंशन है, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी सर सामूहिक विवाह समारोह में समाज करेगा, घर पे राशन सरकार दे रही है, और मेरे पीने के लिए वो खर्चा आई जाता है, बेरोजगारी भत्ता। तो ये सारी व्यवस्थाओं से हम कब तक पंगु बनाते रहेंगे? व्यवस्था दीजिए, लेकिन एक सीमित समय तक। आप बराबर राशन की व्यवस्था जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, कभी 80 करोड़ लोगों को, परिवार को, उनके परिवार के मुखिया को रोजगार देने की बात भी की कि उसको राशन देने की बजाय उसके परिवार को रोजगार दे दिया। 4-10 हजार रुपए अगर वो महीने कमाएगा तो ये 5 किलो राशन देने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ये सरकार कब तक बेसहारा बनाती रहेगी लोगों को? केवल वही बात करेंगे जैसे वो नरसिम्हा फिल्म में था कि एक बोतल शराब के लिए और एक मुर्गे के लिए मेरी ड्योढ़ी पर कुत्ते की तरह पड़ा रहे। कौन सी भाषा है ये साहब? शायद इसी तरह से, मैं माफी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो शब्द उसके थे फिल्म वाले वो मुझे बोलने पड़े हैं, क्योंकि अशब्द वाले शब्द थे इस तरह के। लेकिन यह बीजेपी पार्टी बिल्कुल वही काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के साथ उस परिवार को पंगु बनाने का काम कर रही है। हर महीने राशन की लाइन में लगे रही है, बेरोजगार बने रही है, और हमारे पीछे हमको वोट देते रहिए, गुणगान करते रहिए भाजपा का। ये कब तक चलेगा? बहुत हुआ, ये आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार भैया महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। कहां है भाजपा सरकार? देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था, 70 साल में पहुंचा था 155 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंचा दिया 10 साल के अंदर। आज ये देश के विकास की बात करते हैं। भाइयों बहनों, मैं अगर देश का विकास न कर पाऊं, 50 दिन का मुझे समय दे दीजिए, नक्शा बदल दूंगा। कहां नक्शा बदला? ये बात करते हैं सड़कों के जाल की। आदरणीय भदौरिया साहब, आपके गृह जनपद इटावा के अंदर मैं ले चलता हूं आपकी गलियों में,
जाइए इटावा से और कुदरकोट की साइड 1 घंटे का सफर है, 3 घंटे से पहले आप पूरा कर ले तो चुनौती देता हूं आपको। जाइए बसरेहर रोड पर, जाइए इटावा से चकन्नौर रोड के अंदर, स्थिति बड़ी विचित्र है। कितनी जगह आपको बताएं, आप अपने गृह जनपद की स्थिति नहीं सुधार पाए, आरोप लगाते समाजवादी पार्टी और ठीक है, कांग्रेस। भदौरिया जी जवाब दीजिए सर। लगता है भदौरिया जी से हमारा संपर्क टूट गया। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए धर्मेंद्र भाई, यहाँ पर देखिए बार बार अभी जैसे अनिल भाई भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जब अब बात आ जाती है आरक्षण को लेकर, तमाम तरह की बातें आती है, तो देश में अभी जैसे भी बता रहे हैं अनिल भाई, कई सारे मुद्दे। अभी आप अनिल भाई कह रहे हैं कि भाई फ्री राशन की बात है यहाँ पर, तो क्या जो गरीब है, मजलूम है, जिनके पास नहीं है कुछ, तो क्या उन्हें फ्री राशन नहीं देना चाहिए? उनको बंद कर देना चाहिए? नहीं भैया तुमको फ्री राशन नहीं देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, देश के अंदर बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, वो लोग अगर बेरोजगार हैं तो ऐसे में कुछ तो उनका पेट पलेगा, एक रोटी तो पाएंगे तब तक के लिए, जब तक कुछ नहीं कर। और मेरे ख्याल से जो फ्री राशन ले भी रहा है, उनके घर में ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई कमाता नहीं है। धर्मेंद्र भाई। मनीष जी, फ्री राशन बंद करना विकल्प नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन सरकार झूठे आंकड़ा देना बंद कर दे, ईमानदारी से स्वीकार कर ले हमारे राज्य में गरीबी बढ़ी है, हमको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, जिससे जीवित है, नहीं तो उनके जीवन यापन का संकट आ गया। इसको मोदी जी स्वीकार करे, ये इतनी आपत्ति है। हाँ। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे थे वो आर्थिक आधार, हुजूर आर्थिक आधार पर आरक्षण जाति आधार पर इसलिए दिया गया था कि समाज के वो ऐसे तबके थे जिनको समान अवसर नहीं मिल रहा था। आज के डेट में मान लीजिए आप किसी चीज को, चलिए सबको आर्थिक आधार पर कर देते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जो तमाम तबके के लोग हैं वो जो अपने बच्चे शिक्षा व्यवस्था समान हो गई, स्वास्थ्य समान हो गया? जब तक आप शिक्षा स्वास्थ्य सर 1947, सुनिए ना, अब सुनिए ना, 1947 में आज देश आजाद हुआ, उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई। 1949 में हमारा जो है संविधान लागू हुआ, लेकिन इसे समझने वाली बात यह है उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो देख रहे थे। इसलिए उन्होंने एक चीज कही कि इसे आप बैसाखी के रूप में ना देखें, इसे आप बैसाखी के रूप में ना देखें। हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुझको भाजपा प्रवक्ता ज्यादा आगे लड़ना पड़ रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आज कौन सा सर्वे ऐसा हुआ कि आपको लगा परिस्थितियां बदल गई? गांव की स्थिति बहुत विकट है, किसका लड़का किसकी, जिन वर्गों की बात हो रही है इनमें 1% लोग भी आज भी नहीं है कि जो दिल्ली, लखनऊ या तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करा सके। वो उनके पास अगर मिड डे मील और प्राइमरी में बिना फीस की एजुकेशन न हो तो शायद वो प्राथमिक शिक्षा ही न दिला पाए। इन परिस्थितियों में आप हाइपोथेटिक सोच के तहत निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए जब तक आप उनको शिक्षा के, लेकिन सर हर एक चीज पर बैठकर व्यवस्थित तरीके से बात हो, तब जाकर मामला हल होता है। किसी चीज को लेकर अगर हम लोग बयानबाजी करें वो भी ठीक नहीं। फिलहाल समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़। नमस्कार।